निवेशकों, मैं विवेक महाजन आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पश्चिम से पूर्व की ओर सत्ता परिवर्तन का युग भाग 1 आपको अच्छा लगा, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। आज इसके भाग 2 में हम 2020 के दशक में आने वाले परिवर्तनों और विश्व युद्ध 3 की संभावनाओं को आकलन करेंगे। उसके बाद आरंभ होने वाले युग में विश्व की सत्ता किन देशों के पास होगी, उसकी झलक आपको चित्र देखकर लग गई होगी। तो आइए वहीं से शुरुआत करते हैं जहां पर हमने पिछले अंक को समाप्त किया था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी यूएसए तथा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पीआरसी के बीच उभरते ट्रेड वॉर की संभावनाओं से। साथ ही यूएस से कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध के समय से ही विश्व का एकमात्र सुपर पावर रहा है, उसकी स्थिति के प्रमुख कारण जानने का प्रयास करते हैं। यूएसए के नेतृत्व यानी जिसे हेजीमनी कहा जाता है, उसके 3 आयाम हैं। पहला हार्ड पावर, अकेले दम पर यूएसए एक मजबूत सैन्य शक्ति रहा है, लेकिन नाटो के साथ मिलकर वह विश्व के लिए एक सैन्य चुनौती बनकर उभरा है। आर्थिक और सामाजिक रूप से भी यूएसए का कोई सानी नहीं है। यूएसए की प्रमुख संस्थाओं जैसे WTO, IMF आदि पर प्रभुत्व बना रहा है और छोटे देश अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यूएसए की ओर ही देखते हैं। इंटरनेट और GPS जैसे विश्वव्यापी व्यवस्था का कंट्रोल भी यूएसए के पास है। यूएसए की मुद्रा डॉलर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से विश्व की रिजर्व करेंसी बनी हुई है और विश्व का 70% से अधिक व्यापार इसी मुद्रा में होता है। नेतृत्व की क्षमता यूएसए को सॉफ्ट पावर भी बनाती है। उसके पास दुनिया भर के देशों से मिलकर इंसानी प्रतिभा का सबसे बड़ा स्रोत है। विकासशील देशों जैसे भारत आदि से चोटी के साइंटिस्ट, डॉक्टर, रिसर्चर यूएसए की संस्थाओं के लिए अपनी प्रतिभा उपलब्ध करा रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान तथा शोध प्रयोगशालाओं की यूएसए में भरमार है। लेकिन पिछले कुछ समय से यूएसए समस्याओं से भी घिरता जा रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था की गति सुस्त हो गई है। बेतहाशा बढ़ते हुए ऋण से उसकी आंतरिक व्यवस्था पर दबाव बन रहा है और कोविड-19 के काल में हमने देखा कि यूएसए छोटे देशों की मदद करने के बजाय खुद को ही ऐसा है महसूस करने लगा है। श्वेत अश्वेत लोगों के बीच बढ़ते असंतोष से असुरक्षा का वातावरण बन रहा है और सरकार उसे रोकने में नाकाम रही है। इस्लामिक वर्ल्ड के साथ लगातार टकराव से यूएसए की पकड़ इन देशों में कमजोर हुई है। दूसरी ओर चीन यूएसए के एकाधिकार को चुनौती देने के लिए तेजी से उभरा है। चीन के सामरिक लक्ष्य जी जिनपिंग के प्रेसिडेंट बनने के बाद यूएसए के लिए एक बड़ा चैलेंज लेकर आए हैं। चीन एक उभरती हुई सैन्य शक्ति है। उसने हथियारों की होड़ में कई देशों को पीछे छोड़ दिया है और अपना रक्षा बजट बहुत तेजी से बढ़ाया है। आर्थिक क्षेत्र में चीन की GDP बहुत तेजी से बढ़ी है और 10 वर्ष में यूएसए के बराबर पहुंच सकती है। विश्व व्यापार में विशेषकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चीन नंबर 1 स्थान पर पहुंच चुका है। जी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी पहल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI एक सुनियोजित नीति का नतीजा है। रोड का अर्थ है समुद्री मार्ग और बेल्ट का अर्थ है सड़क मार्ग। इस प्रोजेक्ट के तहत 70 से अधिक देशों में समुद्री और सड़क मार्ग का जाल बिछाया जा रहा है, जिससे चीन को अन्य देशों के साथ व्यापार में आसानी होगी। इस प्रोजेक्ट पर 2019 तक लगभग $600 मिलियन का निवेश हो चुका है। BRF यानी बेल्ट एंड रोड फोरम के चौथे शिखर सम्मेलन में 2019 में विश्व के 36 राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया, जिसमें रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन सहित यूरोप के 11 राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे। इस प्रोजेक्ट के द्वारा चीन ने अफ्रीका में अपना दबदबा बना लिया है और लगभग सभी 54 अफ्रीकन देशों को आसान शर्तों पर कर्ज मुहैया कराकर IMF के पैरेलल व्यवस्था खड़ी कर ली है। CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी चीन का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जहां चीन के जिंगजियांग प्रोविंस से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक सड़क निर्माण तेजी से चल रहा है। चीन के तकनीशियन पूरे विश्व में निर्माण कार्य में व्यस्त हैं। चीन ने ग्लोबल कंपनियों को भी बढ़ाने का प्रावधान रखा है और चीन की बहुत सी कंपनियां ग्लोबल कंपनीज की टॉप लिस्ट में पहुंची हैं। लेकिन कुछ समय से चीन के सामने भी कई चुनौतियां उभर के सामने आई हैं। मंदी के आलम में चीन की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर विपरीत असर पड़ा है। कोविड-19 के संक्रमण से संबंधित धारणा बनती जा रही है कि यह चीन द्वारा फैलाया गया बायोलॉजिकल वायरस है।
कई देश जिन्हें चीन ने कर्ज दिया है वह डिफॉल्टर बनने के कगार पर हैं, जैसे पाकिस्तान, मालदीव, मंगोलिया और जिबूती। तो ये था अब तक का सफर। अब भाग 2 में हम आने वाले डेकेड, आने वाली दशाब्दी 2020 से 2029 का एक आकलन करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि कैसे विश्व युद्ध 3 की संभावनाएं बन रही हैं और कौन कौन से देश नए युग में विश्व का मार्गदर्शन करने की स्थिति में पहुंचेंगे। इट इज ट्रू दैट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, बट सम पीपल, सम नेशंस डिस्प्ले द करेज टू रीराइट हिस्ट्री। ये सत्य है कि इतिहास अपने को दोहराता है, परंतु कुछ राष्ट्र इतिहास के नए रूप में लिखने का साहस करते हैं। एक डिस्क्लेमर यहां देना चाहूंगा। द हाइपोथेसिस प्रेजेंटेड इन दिस वीडियो इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल फैक्ट्स and the assessment of the future is based on them. Hence, an element of subjectivity based on presenter's perception is inevitable. However, the views presented here should not be treated as war-mongering in any way. अगले भाग में हम कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों पर प्रकाश डालेंगे और विभिन्न देशों की दावेदारी का आकलन करेंगे। तीसरा विश्व युद्ध जब भी आरंभ होगा, पहल यूएसए के द्वारा ही होगी। उससे पहले वह चीन पर दबाव बनाकर उससे कोविड-19 के राज जानने का पूरा प्रयास करेगा और उसे WTO तथा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दंडित कराने का प्रयास करेगा। WHO की भूमिका की जांच भी करवाई जा सकती है और यह भी तय है कि चीन अपनी संदिग्ध भूमिका से लगातार इंकार करता रहेगा। जब ये सभी विकल्प समाप्त हो जाएंगे तो ही युद्ध की शुरुआत होने की संभावना बनेगी और इसकी संभावना सितंबर के आसपास बन सकती है, क्योंकि नवंबर में डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना है। उससे पहले यूएसए अपनी पुख्ता तैयारी करेगा और तभी युद्ध में उतरने का प्रयास करेगा। इस बीच कई संस्थानों के भविष्य पर सवालिया निशान लगने की संभावना है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसने चीन की मिलीभगत से कोविड-19 की रोकथाम में नकारात्मक भूमिका निभाई है, यूएसए उसकी एड पर पाबंदी लगाने का फैसला ले चुका है। यूरोप के देश कोविड-19 के दौरान एक दूसरे की मदद करने में सक्षम नहीं रहे हैं, अतः ईयू में भी आपस में कुछ मतभेद उभर रहे हैं। यूके ने ब्रेक्सिट के तहत अलग होने के बाद जर्मनी जैसे बड़े देश यूरोपियन यूनियन की भूमिका को लेकर चिंतित हैं। जर्मनी और यूएस में तो नाटो के मामले में भी मतभेद उभर रहे हैं। G7 की मेजबानी इस वर्ष यूएसए को करनी है। G7 का दायरा बढ़ाकर G7 से G11 करने का ट्रंप का प्रस्ताव है। इसमें भारत, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया सहित रशिया को भी शामिल करने का प्रस्ताव है। यूके ने D10 का प्रस्ताव दिया था, जिसमें रशिया शामिल नहीं था। यूके के बोरिस जॉनसन ने डेमोक्रेटिक टॉप 10 नेशंस का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन ट्रंप उसे G11 बनाने का पूरा कोशिश करेंगे। जर्मनी सहित कुछ यूरोपियन यूनियन के देश रशिया को शामिल करने के पक्ष में नहीं हैं। इसके चलते ईयू में भी आपस में मतभेद बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही यूएसए ने नाटो के तहत जर्मनी से अपनी सेना कम करने का प्रस्ताव किया है, क्योंकि जर्मनी सहित नाटो के कुछ देश नाटो के निर्णय के अनुसार जीडीपी का 2% हिस्सा नाटो के खर्च के लिए नहीं दे रहे हैं। इससे यूएसए और यूरोप के बीच मतभेद बढ़ने की पूरी संभावना है। यूएसए, यूके और जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर साउथ चाइना सी में चीन पर दबाव बनाना जारी रखेगा। जैसे हम देखेंगे कि वर्ष 2019 में 16 देश जो है वो 1 ट्रिलियन से ऊपर उनकी जीडीपी रही है। सबसे ऊपर लगातार यूएसए बना हुआ है। दूसरे स्थान पर 2019 में चीन ने पदार्पण किया है, लेकिन चीन 1989 जब कोल्ड वॉर समाप्त हुई थी तो 11वें नंबर पर था। जापान और जर्मनी एक एक पायदान नीचे उतरे हैं और साथ ही भारत जो 1989 में 13वें स्थान पर था वो भी 5वें स्थान पर पहुंच चुका है। इसके अलावा फ्रांस, यूके, इटली, ब्राजील और कनाडा
टॉप 10 में है। रशिया की अर्थव्यवस्था जो बहुत अच्छे हालात में थी, लगभग 1989 में 8वें स्थान पर थी, लेकिन यूएसएसआर के विघटन के समय अगले आने वाले कुछ वर्षों में वो तेजी से नीचे गिरी और 2000 आते आते 17वें स्थान पर पहुंच गई थी। लेकिन व्लादिमीर पुतिन के आने के बाद रशिया ने जीडीपी के मामले में तरक्की की है और अब 11वें स्थान पर पहुंच चुका है। हमारा दूसरा जो आंकड़ा है वो डेट टू जीडीपी का आंकड़ा है, यानी कर्ज का प्रतिशत। तो ये हमें दर्शाता है कि किस देश की अर्थव्यवस्था बहुत स्ट्रांग है। जिस देश का कर्ज जीडीपी के मामले में अधिक होता है उसको नए रिसोर्सेज या नए खर्चे करने में दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर हम देखें तो जापान सबसे ऊपर है 237% डेट टू जीडीपी रेशो के साथ। कुछ दुनिया भर के छोटे देश वेनेजुएला, सूडान और ग्रीस, जहाँ पर रेशो हाई है, वो हम देख सकते हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था जो है आगे बढ़ने में नाकाम है। डेट टू जीडीपी जहाँ ज़्यादा है उसमें यूएसए भी शामिल है, उसकी भी जो डेट टू जीडीपी रेशो 100 से ऊपर है। इसके साथ ही फ्रांस, स्पेन और ब्राज़ील भी ज़्यादा डेट टू जीडीपी रेशो के साथ है, जो अच्छा नहीं माना जाता। कम जीडीपी के मामले में जो देश आते हैं उसमें रशिया की डेट टू जीडीपी रेशो सबसे कम है। ये शायद सैंक्शंस का नतीजा है, क्योंकि रशिया को कोई बाहर से मदद नहीं मिल रही, लेकिन आने वाले समय के लिए ये रशिया के लिए एक अच्छा एक स्टेप हो सकता है, क्योंकि उसकी डेट टू जीडीपी रेशो कम है। तो जैसे ही वो अपने द्वार खोले दूसरे देशों के लिए, वहाँ पर बड़ी तेज़ी से इन्वेस्टमेंट आ सकती है। खाड़ी के देश कुवैत, यूएई में भी ये काफ़ी कम है, सऊदी अरेबिया आदि में भी। चाइना की डेट टू जीडीपी रेशो बहुत कंफर्टेबल है, 55 है। इसी तरह से जर्मनी की डेट टू जीडीपी रेशो भी कंफर्टेबल है और भारत लगभग मध्य में है 69% के साथ। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि टॉप 10 मिलिट्री पावर दुनिया में कौन से हैं। यहाँ पर तीनों सेनाओं का अलग अलग आकलन किया गया है। तो सबसे पहले हम एयरफोर्स देखेंगे। विश्व की सबसे बड़ी और तगड़ी एयरफोर्स यूएसए की है, दूसरे नंबर पर है रशिया, तीसरे नंबर पर चाइना, चौथे नंबर पर इंडिया और 5वें नंबर पर इजराइल। अगर हम नेवी की बात करें तो जिन देशों का जो तटीय क्षेत्र है बहुत ज़्यादा है, उनके पास जाहिर तौर से ये बहुत बड़ी नेवी उनको रखना एक आवश्यक है। तो यहाँ पर भी यूएसए टॉप पर है, चाइना दूसरे स्थान पर, रशिया तीसरे स्थान पर, जापान चौथे स्थान पर और यूके 5वें स्थान पर है। भारत का स्थान यहाँ पर 7वां है। लेकिन जब हम ग्राउंड फोर्सेस और आर्मी की बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ नए देशों के नाम आते हैं। रशिया यहाँ पर चोटी पर, यानी जो ग्राउंड फोर्सेस में सबसे तगड़ी आर्मी मानी जाती है वो रशिया की मानी जाती है। दूसरे नंबर पर यूएसए की आर्मी है, तीसरे नंबर पर चाइना की और चौथे नंबर पर भारत की। 5वें और 6ठे नंबर पर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया आते हैं। उसके बाद तुर्की, इजराइल, इजिप्ट और पाकिस्तान भी टॉप 10 की लिस्ट में शामिल है। अब हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर चर्चा करेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव विकास। इस इंडेक्स को यूएनओ की संस्थाएं बनाती हैं और इस पर जो 3 प्रमुख इसके मापदंड होते हैं वो होते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। तो इसमें हम देखें तो चोटी के 5 देश हैं, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, जर्मनी और हांगकांग। नॉर्वे जो है यहाँ पर चोटी पर है, उसकी जो प्रति व्यक्ति आय है वो $68,000 है। वर्ल्ड की दूसरी इकोनॉमीज में आते हैं 15वें स्थान पर यूएसए है, 19वें स्थान पर जापान है, 16वें स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है, 26वें स्थान पर फ्रांस है, 49 रैंक रशिया के पास है, चाइना 85th रैंक पर है और भारत इस श्रृंखला में बहुत पीछे है, 129वें स्थान पर है और भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो $6,800 है। अगर हम टॉप रैंक नॉर्वे से इसको कंपेयर करें तो उसका केवल 10वां हिस्सा है। अब हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो उसमें किस तरह से कहाँ पर यह तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। वर्ल्ड मैप के माध्यम से यदि हम आने वाले युद्ध को दर्शाएं तो यहाँ पर लाल रंग से जो दर्शाया गया है तो मुख्यतः
ये साउथ चाइना सी में होने का अनुमान है और दूसरा क्षेत्र रूस की सीमा से सटा सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप का क्षेत्र हो सकता है। भारत के साथ चीन का सीधा संघर्ष होने की संभावना बहुत कम है, परंतु पाकिस्तान की मार्फत चीन भारत पर प्रॉक्सी वार थोप सकता है। यदि ऐसा होता है तो भारत पीओके को आजाद कराने का अपना संकल्प पूरा कर सकेगा। आइए अब प्रमुख देशों की भूमिका पर चर्चा करेंगे। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में हुई थी। विश्व युद्ध 2 की समाप्ति के बाद चीन में 1945 से 49 तक गृह युद्ध चला, जिसकी समाप्ति पर मेनलैंड चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी का राज कायम हुआ। नेशनलिस्ट पार्टी के नेता ताइवान चले गए, जहां उन्होंने रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार बनाई। चीन में 1949 से लेकर अब तक कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता लगातार बनी हुई है और यह विश्व के 5 कम्युनिस्ट सरकारों में से एक है। अन्य देश जहां 2020 में कम्युनिस्ट सरकारें सत्ता में हैं, वो है नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, क्यूबा और नेपाल। चीन के वर्तमान राष्ट्रपति जी जिनपिंग 2013 में राष्ट्रपति बने। उस समय उनकी छवि एक ईमानदार व्यावहारिक नेता की थी। जब जी जिनपिंग की आयु 9 वर्ष की थी, उनके पिता जी जेंगुआन, जो कम्युनिस्ट पार्टी के प्रोपेगेंडा सचिव थे, उन्हें पार्टी के खिलाफ काम करने के आरोप में पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। उस समय माओ सेतुंग पार्टी के सर्वोच्च नेता थे। बाद में जी के पिता को जेल हो गई और जी को स्कूल से निकाल दिया गया। 21 वर्ष की आयु में जी ने कम्युनिस्ट पार्टी में दाखिल होने का आवेदन दिया, जो 9 बार रिजेक्ट कर दिया गया, परंतु 1975 में उन्हें पार्टी में शामिल कर लिया गया। 2007 में वो शंघाई के पार्टी प्रमुख बनाए गए और 2012 में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने। 2013 में वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के प्रेसिडेंट बने। प्रेसिडेंट बनने के बाद उनमें सत्ता के प्रति जुनून छा गया। उन्होंने प्रेसिडेंट के अलावा भी सभी महत्वपूर्ण पदों पर धीरे धीरे कब्जा कर लिया। आज वह पीआरसी के प्रेसिडेंट भी हैं और मिलिट्री कमीशन के प्रेसिडेंट भी हैं। 2018 में वह दोबारा चुने गए और तब उन्होंने प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए 10 वर्ष की सीमा को समाप्त कर दिया, जिससे वह आजीवन चीन के प्रेसिडेंट बने रह सके। उनका BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। BRI चीन को यूरोप और अन्य देशों को सड़क और समुद्री मार्गों से जोड़ेगा। ड्रैग ट्रैप डिप्लोमेसी के तहत दुनिया भर के देशों की जमीन कब्जे में लेने की रणनीति जी के राज के दौरान अपनाई गई है। कम्युनिस्ट पार्टी के 100 वर्ष जो 2021 में पूरे होंगे, उससे पहले वह चीन को चोटी पर पहुंचाने के लिए विशेष नियम कायदे बनाए जा रहे हैं और कार्य बड़ी तेजी से किए जा रहे हैं। इसके साथ ही चीन पर दूसरे देशों की तकनीक चुराने के इल्जाम भी लगते रहे हैं। 23 देशों के साथ चीन के बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं। कोरोना वायरस के फैलने के लिए भी चीन को जिम्मेदार माना जा रहा है। आज चीन भारत सहित कई देशों के साथ युद्ध करने का प्रयास कर रहा है, तो दूसरी ओर अधिकांश देश अब चीन के उत्पादों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं और इससे चीन की इकोनॉमी बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। यदि यही स्थिति बनी रही तो चीन में बेरोजगारी बढ़ेगी और गृह युद्ध की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हिटलर की तरह नाजी जर्मनी से प्रेरित होकर चीन दुनिया पर अपना एक छत्र राज चाहता है, परंतु जिस तरह कोल्ड वॉर के बाद यूएसए की रणनीति के तहत यूएसएसआर टूट गया था, चीन को भी वही स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। यूएसए अपने एलाइज के साथ मिलकर चीन पर युद्ध छेड़ सकता है, जिससे चीन यूएसए का मुकाबला नहीं कर पाएगा। अगर हम चीन का मैप देखें तो चीन का एडमिनिस्ट्रेशन 23 प्रोविंसेस, 4 म्यूनिसिपैलिटीज, 5 ऑटोनोमस रीजन जो माइनॉरिटी ग्रुप्स के लिए हैं, जिनमें जिनजियांग, तिब्बत, इनर मंगोलिया, गुआंगजी और निंगजिया शामिल हैं। इसके अलावा 2 स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन हांगकांग और मकाऊ शामिल हैं। ताइवान को चीन अपना एक प्रोविंस मानता है। यदि युद्ध में चीन की हार होती है तो ताइवान, हांगकांग और मकाऊ सहित ये 5 ऑटोनोमस रीजन चीन से अलग हो सकते हैं और चीन 9 टुकड़ों में बंट सकता है। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्रता हासिल की, जब ग्रेट ब्रिटेन की 13 कॉलोनीज ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नींव रखी।
अगले लगभग 70 वर्ष तक विभिन्न क्षेत्रों को यूएसए ने फ्रांस, स्पेन, मैक्सिको से खरीदा और आज के युग का यूएसए का मैप पूरा हुआ। हवाई और अलास्का 1959 में यूएसए में विधिवत शामिल किए गए। वर्ल्ड वॉर II के बाद यूएसए एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा। यूएसए की नीतियां पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट से प्रभावित रही हैं, जिसके तहत वह कम्युनिज्म यानी साम्यवाद को पनपने और बढ़ने से रोकने का निरंतर प्रयास करता रहता है। यूएसए की विदेश नीति के मुख्य पिलर हैं नेशनल सिक्योरिटी यानी आंतरिक सुरक्षा, इंटरनेशनल ट्रेड यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड डेमोक्रेसी यानी शांति और लोकतंत्र की स्थापना। यूएस डॉलर विश्व में रिजर्व करेंसी के रूप में उभरा है। अपने इन्हीं सिद्धांतों के बल पर यूएसए आज भी सुपर पावर की हैसियत से विश्व का लीडर बना हुआ है। कोल्ड वॉर के बाद यूएसए और यूएसएसआर बड़ी शक्तियों के रूप में उभरे, लेकिन अपनी रणनीति के तहत 1991 में यूएसए यूएसएसआर को तोड़ने में सक्षम रहा, लेकिन चीन में कम्युनिज्म के बढ़ते प्रभाव को रोकने में वो अभी तक सक्षम नहीं हो पाया है। चीन के साथ संबंध सुधारने के लिए यूएसए ने कई बार प्रयास किए। 2001 में यूएसए की मदद से ही चीन डब्ल्यूटीओ का सदस्य बना। यूएसए का विश्वास था कि डब्ल्यूटीओ की सदस्यता के बाद चीन की सरकार को कम्युनिज्म से मार्केट इकोनॉमी बनाने में मदद मिलेगी, लेकिन डब्ल्यूटीओ की सदस्यता के बाद भी चीन को बाजार तो मिला, परंतु वहां की सरकार ने कम्युनिज्म से डेमोक्रेसी की ओर कोई कदम नहीं उठाए। यहीं से यूएसए चाइना के बीच ट्रेड वॉर की शुरुआत हुई। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ये और तेज हो गई। ट्रंप का 2016 का इलेक्शन कैंपेन लेट अस मेक अमेरिका ग्रेट पर आधारित था, परंतु चीन इस उद्देश्य को पूरा करने में बाधा बन रहा था, जिससे टैरिफ वॉर और तेज होती गई और अंततः कोरोना वायरस की शक्ल में महामारी ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया। ट्रंप इसे चाइनीज वायरस कहते रहे हैं और अब चीन को सबक सिखाने के लिए आतुर हैं। यूएसए प्रत्यक्ष रूप से साउथ चाइना सी में अपने बल पर समुचित कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि यह स्थान यूएस मेनलैंड से काफी दूर है। इसके लिए उसने ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के साथ मिलकर क्वाड ग्रुप बनाया है और पीडीआई यानी पैसिफिक डिफेंस इनिशिएटिव के तहत $7 बिलियन का निवेश 2021 तक करने का प्रावधान किया। यूएसए पहले चीन को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाकर उस पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा। यदि सफलता न मिली तो ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत की मदद से चीन पर युद्ध भी कर सकता है, जिसके लिए वॉर जोन इन्हीं देशों में बनाया जा सकता है। यूएसए के लिए कम्युनिज्म के आखिरी निशान दुनिया से मिटाने का स्वर्णिम अवसर है, जहां चीन को यूएसएसआर की तरह तोड़कर वो एक डेमोक्रेटिक सरकार की स्थापना कर सकता है। इस बीच यूएसए G7 देशों की संस्था को G11 बनाने की भी हिमायत कर रहा है, भारत, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और रशिया को शामिल करके। रशिया को शामिल करने के पीछे डोनाल्ड ट्रंप की गहरी रणनीति है। वर्ल्ड वॉर होने की स्थिति में ट्रंप नहीं चाहते कि रशिया उनके खिलाफ चीन के साथ मिलकर लड़े, क्योंकि रशिया ही एकमात्र देश है जो यूएसए को मिलिट्री पावर में परास्त करने की क्षमता रखता है। वर्ल्ड वॉर I और II में भी यूएसए व यूएसएसआर एक ही अलायंस में शामिल थे। भारत इस मुहिम से यूएसए और रशिया के बीच एक अहम भूमिका निभा सकता है। तो आइए अब भारत और रूस की भूमिका पर चर्चा करते हैं। भारत और रूस की दोस्ती दुनिया भर के देशों के लिए एक मिसाल है। 1947 से लेकर अब तक इन दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय फोरम में एक दूसरे का समर्थन किया है। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक समानता भी है। रूसी नागरिकों को भारत की संस्कृति, वेशभूषा और व्यंजन बहुत पसंद आते हैं। भारत में बनी बॉलीवुड की फिल्में रूस में बहुत चाव से की जाती हैं। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि भगवद गीता रूस में एक बेस्ट सेलर है। 1951 के फैमिन के दौरान रूस द्वारा भारत को 50,000 टन अनाज भेजा गया था। नॉन अलाइंड मूवमेंट का हिस्सा होने के बावजूद नेहरू के प्रधानमंत्री काल में भारत की नजदीकियां रूस से बनी रही। भारत रूस के बीच फ्री ट्रेड जिसके अंतर्गत रूस मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटीज, एरोस्पेस और न्यूक्लियर सेक्टर में बड़ा निवेश कर रहा है, तो उधर भारत का डिफेंस का 68% सामान रूस से आयात होता है। इंदिरा गांधी के दौर में भारत और रूस के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था अगस्त 1971 में, जिसे यूएसएसआर इंडिया फ्रेंडशिप ट्रीटी के बारे में
फ्रेंडशिप ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। इसके प्रमुख आर्टिकल्स के अनुसार दोनों देश एक दूसरे की प्रभुसत्ता का आदर करेंगे, एशिया में शांति और सुरक्षा के लिए कार्य करेंगे, उपनिवेशवाद और रंग भेद के खिलाफ कार्य करेंगे, लगातार एक दूसरे के साथ समन्वय बनाए रखेंगे, एक दूसरे के प्रति कभी आक्रमण नहीं करेंगे। इन सभी मूल सिद्धांतों का पालन दोनों देशों ने लगातार किया है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था और उसके तुरंत बाद यूएसए और चीन उसके समर्थन में आ गए थे। यूएसए ने चीन को भारत पर आक्रमण करने के लिए उकसाया, किंतु रूस की मध्यस्थता के कारण चीन इसमें शामिल नहीं हुआ। यूएसए के वॉरशिप इंडियन ओशन में पहुंच चुके थे, तब रूस ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भारत की मदद के लिए भेजा और यूएसए ने अपने कदम पीछे खींचे। इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना को मुक्ति वाहिनी का साथ देने के लिए उतारा और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान आर्मी के 93,000 जवानों ने हथियार डाल दिए और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। उसके बाद भारत पर सैंक्शंस लगाने का प्रस्ताव यूएन में लाया गया, जिसे रूस ने वीटो कर दिया। आज भारत और रूस के रिश्ते फिर से नए आयाम की ओर बढ़ रहे हैं। रूस द्वारा वर्ल्ड वॉर 2 की जीत के उपलक्ष्य में आयोजित 75वीं परेड में भाग लेने के लिए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को में हैं। भारत को S-400 डिफेंस सिस्टम और कई हथियारों की सप्लाई जल्द मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही कुछ और विमान भी तुरंत भारत को एक विशेष समझौते के तहत मिल सकते हैं। भारत भी रूस के कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में सहयोग कर रहा है। उम्मीद है इस यात्रा से भारत और रूस के बीच संबंध और गहरे होंगे और भारत रूस एक साथ मिलकर चीन के विरुद्ध मोर्चा संभालेंगे। स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत तो यूएसए करेगा, परंतु उसका अंत रूस करेगा और इसके बाद एक हीरो के रूप में उभरेंगे रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। रशिया की कमान इस बार एक बैटल हार्डेंड सोल्जर के हाथ में है। बहुत कम बोलने वाले पुतिन सही माने में एक योद्धा है। इनकी खूबियां गिनने चलें तो आप हैरान हो जाएंगे। केजीबी के जासूस के रूप में अपना करियर आराम करने वाले पुतिन एक मार्शल आर्ट मास्टर हैं, जूडो कराटे के, बाइक रेसर और स्पोर्ट्स कार के शौकीन हैं, क्वालिफाइड पायलट हैं, निशानेबाज, स्पोर्ट्समैन, घुड़सवार, पर्वतारोही, तैराक और स्कूबा ड्राइवर भी हैं। 16 साल केजीबी में जासूस के रूप में काम करने के बाद इन्होंने कर्नल के पद से 1991 में रिटायरमेंट ली और पॉलिटिक्स में आने का निर्णय लिया। उस समय रशियन फेडरेशन की स्थापना हुई थी और कम्युनिज्म का अंत हो चुका था। तब से प्रेसिडेंट बोरिस येल्सिन की टीम का वो हिस्सा बने और कुछ समय तक 1999 में प्रधानमंत्री बनाए गए। येल्सिन के सत्ता छोड़ने के बाद एक्टिंग प्रेसिडेंट और फिर 2 बार 2000 और 2004 में रशिया के प्रेसिडेंट बने। 2008 से 12 तक पीएम बनाए गए और फिर दोबारा 2012 से 2018 और 2018 में बड़े मार्जिन से प्रेसिडेंट चुने गए। रशिया की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का कार्य पुतिन ने बखूबी किया है और आज एक मिलिट्री सुपर पावर के रूप में स्थापित किया है, जिसकी शक्ति से यूएसए भी कांपता है। आज रशिया के पास अनेक एडवांस्ड वेपन्स हैं। दूसरी ओर भारत भी लगातार प्रगति के पथ पर चल रहा है और एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा है। ऐसी कामना करनी चाहिए कि यहाँ से एक बार फिर भारत रूस के रिश्ते एक नई ऊंचाई छुएंगे और दोनों देश आने वाले कल के लिए दोस्ती की एक नई मिसाल करते हुए नए विश्व को लीड करने का काम करेंगे। निवेशकों, ये तो था दुनिया भर के ताज़ा घटनाक्रम का एक सटीक विश्लेषण। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और यदि ये अंक अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा दें। आइए अब आज के अंक की समीक्षा करते हैं। आने वाले 2-3 महीनों में विश्व युद्ध 3 की रणनीति तैयार की जाएगी। इस युद्ध में मुख्य तौर पर 2 गुट आमने सामने होंगे। चीन का साथ नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान तो देंगे ही, यूरोप के कुछ देश जैसे यूक्रेन, बोस्निया और हर्जेगोविना भी उसके साथ हो सकते हैं। यूरोपियन यूनियन में टकराव के चलते जर्मनी और 1-2 अन्य देश चीन को साथ दे सकते हैं। तो दूसरी ओर यूएसए को भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया का समर्थन तो मिलेगा ही, साथ में यूके और ताइवान भी होंगे और चीन के कुछ अन्य पड़ोसी देश जैसे वियतनाम, मलेशिया भी यूएसए का खुला समर्थन कर सकते हैं। रूस भी भारत के मनाने पर बाद में यूएसए के समर्थन में उतरेगा। ये युद्ध ज्यादा दिन चलने की उम्मीद नहीं है और हिटलर के नाजी जर्मनी की तरह चीन की करारी शिकस्त निश्चित है।
युद्ध के बाद आने वाले कुछ वर्षों में भारत और रूस की ताकत का एहसास दुनिया को होना आरंभ होगा और दोनों मिलकर यूरोपियन यूनियन की तर्ज पर एशिया के देशों का एक बड़ा व्यापार संगठन एशियन यूनियन बनाएंगे, जिसमें आरंभ में चीन को बाहर रखा जाएगा। इस तरह से पूरा होगा पश्चिम से पूर्व की ओर सत्ता परिवर्तन का सपना। आइए भारत के 70 वर्ष के गौरवशाली इतिहास पर गर्व करें और मेड इन इंडिया का सपना साकार करें। इंडियन इन्वेस्टर ऑफ द ईयर का ये अंक आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा। अगले अंक में हम शेयर बाजार के ताज़ा उतार चढ़ाव पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।